गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन की बात करें तो खास तौर पर जितने भी स्टूडेंट्स पीपीएससी, पीएससीबी क्लर्क, पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम चल रहे हैं, फिनिश हो गए। इसके बाद में कांस्टेबल, एसएससी, इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही खूबसूरत आज का सेशन होगा, मजेदार होगा और एकदम फ्रूटफुल होगा और खतरनाक होगा। जी हाँ, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं मेंसुरेशन पार्ट 7। जी हाँ, इससे पहले हमने एक बेसिक लेवल से समझा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश की कि फॉर्मूला कैसे बनता है। अब यानी मैं थोड़ा सा आपको पहले 2D कंप्लीट करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि बीच में मैं पैरेललोग्राम यानी जैसे हम कह देते हैं कि चतुर्भुज को शुरू कर दिया, क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन मैं शुरू नहीं करूंगा। फिर मैं एल्टीट्यूड या मैं मीडियन वाले क्वेश्चंस बीच में नहीं लूंगा। मैंने सबसे पहले आपका बेस बनाने के लिए, मुझे नहीं पता कि आपकी किस हद तक तैयारी है, और मैं आपको इतना गहरा ले जाऊंगा जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं। और डेफिनेटली आपको मालूम है कि एग्जाम्स का पैटर्न डे बाय डे कैसे चेंज हो रहा है। हम उसी प्रकार से टफ लेवल के क्वेश्चंस करते चलेंगे, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अभी से ही आपको बड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस दे दूंगा। तो आप में ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि जिनका मैथ बहुत वीक होगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि सबसे ज्यादा लीडिंग सब्जेक्ट होता है किसी भी पेपर में। ले लीजिए पीएससीबी क्लर्क एग्जाम के अंदर आपको मालूम है कि हजारों स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। लगभग माना जा रहा है कि हम कह सकते हैं कि 19,000 या 18,500 के समथिंग बच्चे एग्जाम देंगे। तो इनमें से सबका मैथ अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये लीडिंग सब्जेक्ट होगा। जिसने मैथ सबसे अच्छा कर दिया उसी के मार्क्स ज्यादा बनेंगे। क्योंकि जहां तक जीके की बात होती है ना, जीके इतना वाइड होता है कि आप जितना पढ़ लोगे उतना ही कम है। लेकिन मैथ्स की बात जहां तक कि मैथ्स में आपको फिक्स है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और जो मैं करवा रहा हूं आप डेफिनेटली यकीन से करिए, आपको ऐसे ही पेपर में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है गाइस। और आप अगर चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार अपडेट पहुंचती रहे तो प्लीज इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए हम क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा कि 12 तारीख यानी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और 15 तारीख को क्या होता है, आर्मी डे होता है। और ये मैं आपसे आगे पूछूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। जी हाँ, चलिए पहला, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें बतानी है आप सबको, क्योंकि बेसिक चीजें इसलिए बतानी है कि आप में से कि विद्वान मित्र ऐसे हैं कि जिनको वाकई कंफ्यूजन होता है। ध्यान रखिए कि जब भी आपको ये कह दिया जाए द पैरामीटर ऑफ, कुछ चीजें मैं शॉर्ट लिखूंगा आपको समझनी होंगी। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट, ठीक है, एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आर इक्वल। अगर ये कहा जाता है कि दोनों बराबर हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किसका एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। द व्हाट परसेंट भी पूछा जा सकता है, द हाउ मेनी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी एरियाज ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, या हाउ मेनी एरियाज ऑफ स्क्वायर इज मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ऑलवेज ध्यान रखना है एरिया ऑफ ए स्क्वायर always will be greater than area of a rectangle। जी हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कहीं से ढूंढने से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पीएससीबी और पीपीएससी के अंदर डेफिनेटली आएंगे, राइट। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में लिखवाना चाहूंगा आप सबको, फटाफट से लिखिएगा। When the area of, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे कि जहां पर आपको क्वेश्चंस नहीं बनाना आता। देखो यार, हर जरूरी नहीं है कि मैथ्स के हर क्वेश्चन आपको XYZ से करने होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, या मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल, ठीक है। और आपको कहा जाता है कि इन सबका पैरामीटर इनका सबका पैरामीटर एक समान है, तो इनमें एरिया पूछ लिया जाएगा। चलिए, इफ द, नोट करिएगा, इफ द पैरामीटर ऑफ ए, हाँ जी मैं लिख रहा हूं, नोट करिएगा, रेक्टेंगल। नंबर 2 पर आ गया हमारे पास सर्कल। नंबर 3 पर आ गया हमारे पास क्वाड्रिलेटरल।
शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, समझते चलना। एंड ट्राइंगल आर सेम, क्या है, सेम है, तो ध्यान रखना। देन द एरिया ऑफ ए सर्कल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन अमंग द ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि सर यहां पर आपको दे रखा है कि रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल या ट्राइंगल। तो बेसिक सी बात ये निकल के आती है कि जब भी किसी रेक्टेंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल का आपको पैरामीटर कहा जाता है सम एक बराबर है, तो बताइए इनमें सबसे ज्यादा एरिया किसका बड़ा होगा, तो आपको बताना है सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा बड़ा होगा। पॉइंट नंबर थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये कहा जाता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। जी हाँ, ये पॉइंट आपने नोट रखना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, circumference of a circle and the parameter of a square, parameter of a square are same, ठीक है। और आपसे ये पूछ लिया जाता है, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि फाइंड द रेशियो ऑफ, find the ratio of between सर्कल, हाँ जी नोट रखिएगा, सर्कल एंड स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। मतलब बात ये हो गई कि अगर हम इसको इस तरह से समझें कि मेरे पास इस प्रकार से एक सर्कल है और एक इस प्रकार से मेरे पास स्क्वायर है। गाइस आपको कहा जाता है कि मान लीजिए कि इसका पैरामीटर मान लो कि 40 है और इसका भी 40 है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसकी बताइए रेडियस और इसकी कोई भी साइड है, जैसे इसके मान लीजिए मैं इसको x मान लेता हूं और इसको मैं x1 मान लेता हूं, इन दोनों के बीच में ऑलवेज रेशियो क्या होगा, तो ऑलवेज ध्यान रखना 7/11 का रेशियो होगा। इसको दिमाग में फिक्स कर लो, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बंधुओं, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको बहुत पूछूंगा, मैं भी खुद पूछूंगा आप सबसे, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट निकल के आता है जहां तक कि आपको पूछा जाएगा कि सर्कमफ्रेंस, हाँ जी नोट करिएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड द पैरामीटर ऑफ a square are same, then ratio between area of circle slash square। अब देखो उसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। पेपर वाला क्या पूछेगा आपको, पेपर वाला ये पूछेगा कि आपके पास एक यूं सर्कल है और दूसरा आपके पास इस प्रकार से एक स्क्वायर है। क्लियर। अगर कहा जाता है कि मान लीजिए कि इसका जैसे हम बात करें सर्कमफ्रेंस 2πr होता है और इसका होता है 4 इंटू साइड, भाई बात ये निकल के आती है कि 2πr इज इक्वल 4 साइड है, ये बराबर है। क्लियर। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो आपको ये पूछा जाएगा कि इन दोनों के एरियाज के बीच में रेशियो कितना होगा। एरियाज का मतलब होता है कि सर्कल की जहां तक बात करें πr स्क्वायर, तो बराबर हो गया यहां पर अपने पास साइड का स्क्वायर। जी हाँ, इन दोनों के बीच में हमेशा ध्यान रख लेना कि 14/11 का होता है। जी हाँ, 14/11 का रेशियो होगा, इनको फिक्स कर लीजिए। ये मैं आपको हजारों बार पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये दे रखा है, फटाफट से मेरे साथ आंसर करिएगा। मैं आपको ट्रिकी तरीके से बताऊंगा कैसे आंसर्स फाइंड करने हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ABCD 5.2 है, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले मेरे पास इस प्रकार से एक स्क्वायर है, इसका नाम मैंने रखा है कि ABCD रखा है, और मैंने कहा कि AC इसके बीच में डायगोनल है, इसकी लेंथ कितनी 5.2 है, तो आपको एरिया निकालना है। देखो इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका तुक्का मार दो, लेकिन मैं कभी भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप तुक्का मारिएगा। दूसरा तरीका है कि लोग क्या करेंगे, पहला ये तरीका अप्लाई करेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद में दूसरा तरीका ये होता है कि मान लीजिए कि आप इसको x मानते हो, भाई AB को x मानना है, तो ऑब्वियस बात है कि BC भी x होगा, फिर DC भी x होगा और फिर DA भी x होगा। क्लियर।
अब आप इसको क्या करेंगे, जब आपको मालूम है कि कोई एक साइड यानी राइट एंगल बन गई, तो इसमें आप हाइपोटेनिस लगाएंगे। भाई हाइपोटेनिस लगाएंगे तो हाइपोटेनिस का मतलब ये हो गया, माफ करना जरा, पाइथागोरस लगाएंगे। हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेनिस आपके पास कितना है, 5.2 है। 5.2 का स्क्वायर करेंगे, ये x का स्क्वायर करेंगे, इधर भी x का स्क्वायर करेंगे। लेकिन यार आपको दिन लग जाएगा पूरा इसे ऐसे करें काम करेंगे, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसा काम करिए। दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका पेपर में ये अप्लाई करेंगे कि आपको ये मालूम है कि लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होती है, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर जब भी होती है वो होती है √2। अब आपको लेंथ दे रखी है कि यहाँ पर 5.2 और इज इक्वल आपके पास क्या है √2। क्लियर, तो यहां पर आप लिखेंगे साइड। जब आपने साइड को x मान लिया तो √2 कहां चले जाएंगे, इसके नीचे चले जाएंगे। जब इसके नीचे चले गए तो आप इस √2 को सॉल्व करेंगे तो आपने लिखना है √2 और √2/2। क्लियर, ऊपर आपके पास क्वेश्चन हो गया कि 5.2 इंटू √2 अपॉन में कितना हो गया 2, इससे कैंसिल करेंगे 2.6। फिर ये आपके पास पर्टिकुलर निकल के आ गई साइड आके 2.6 √2। गाइस ये साइड निकल के आ गई, इससे आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया मतलब साइड इंटू साइड। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना यार, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे पेपर में। अगर ऐसा आपने करना होता तो फिर आपको अच्छा मैथ में और भी बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। क्लियर, मैं नहीं चाहता। आप काम क्या करें, आपने काम क्या ये करना है कि जब भी आपको डायगोनल दे दिया जाए, साइड ऑफ, हम नोट करेंगे साइड ऑफ ए स्क्वायर, जब भी आपको साइड ऑफ ए स्क्वायर तो आप लिखेंगे डायगोनल अपॉन में क्या लिखेंगे √2। क्लियर, मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है, कहीं और से नहीं, इसी क्वेश्चन से। अब आपने क्या करना है, एरिया निकालना है। और आपको मालूम है कि एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, तो आप एक काम करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। भाई इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ये d है, √2 है, और इन दोनों का जब स्क्वायर कर देंगे तो ये अपने पास हो गया कि डायगोनल का स्क्वायर हो गया, नीचे √2 का मतलब 2 हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं कि 5.2 अपॉन में 2। क्लियर, इन दोनों का आप जैसे 52 का जब देखो, इसमें आप डीडीएफ भी लगा सकते हैं। मैं हजारों बार कहता हूं यार मल्टीप्लाई नहीं आता, डीडीएफ लगाइए, कभी भी गलत आंसर नहीं आएगा। लेकिन आप 5.2 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 5 25 और आपको मालूम है कि 2604 होगा। क्लियर, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास कितना हो गया 13 और यहाँ हो गया 02। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 2704 होगा, है ना, 27204, तो मतलब 13/52 हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर 13/52, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आप ऐसे तरीके अप्लाई कर सकते हैं, आपको बेशर्ता तरीका अप्लाई करने के मेथड आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए प्रैक्टिस के तौर पर दिया, जस्ट फाइंड द आंसर। सेम क्वेश्चन दे रखा है, डायगोनल की लेंथ आपको दे रखी है कि ए है, और बताना है कि आपने एरिया बताना है स्क्वायर का क्या है। तो आपके क्या करना है, देखो मैंने कहा कि लेंथ ऑफ ए डायगोनल, लेंथ ऑफ ए, जब आपने क्या करना है स्क्वायर की निकालना है, तो स्क्वायर की लेंथ निकालनी है आपने, तो आप क्या लिखेंगे डायगोनल √2। क्लियर, तो आपसे एरिया पूछा गया, तो अब आपने क्या कर देना है कि एरिया स्क्वायर में होता है तो इनका भी क्या कर देंगे √2 स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया डायगोनल अपॉन में, या डायगोनल स्क्वायर अपॉन में 2। यहां पर डायगोनल ए दे रखा है आपको, तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाता है कि ए का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाता 2। तब ए का स्क्वायर अपॉन में 2 कि जब भी बेस पे आप आंसर निकालेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखो, अब ये मत कंफ्यूजन है, ये आंसर हो गया आप सबका, लेकिन आप कभी मत ये मानो कि ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले तो लिख के बता देता हूं आपको कैसे लिखा है। मैंने लिखा है कि ए का स्क्वायर अपॉन में 2, ये लिखा गया है कि ए का स्क्वायर अपॉन में 4। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है गाइस आपको, तभी आप अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आप सबको दे रखा है, द ए काइट ऑफ शेप द स्क्वायर विद द डायगोनल 32 है। एक इस प्रकार से स्क्वायर है काइट, ठीक है, और उसका क्या है डायगोनल 32 अटैच विद द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर है। द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच पेपर हैज बीन यूज टू मेक इट। तो कितना पेपर है, उसने कहा है कि √3 को आप 1.37 से यूज करिए। ऐसे क्वेश्चंस को देखो, सबसे पहले तो आपके पास क्या हो गया कि एरिया ऑफ ए पेपर का एरिया निकालेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ए आर, मतलब एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, वो स्क्वायर शेप में है, तो प्लस में क्या हो गया यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया। अब मैं बात करूं स्क्वायर का एरिया क्या होता है कि आप यहां पर निकालेंगे स्क्वायरिकल टूप में, ठीक है, यानी साइड इन टू। तो आपके पास यूं है, वो काइट उसने बताया कि थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे करके बना रखा है हमने, और इसके बीच में है। अब पतंग बनाते हैं आप, तो आप बेसिकली तरीका ये समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर जब आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 ऑन टू डायगोनल दे रखा है, तो डायगोनल का क्या कर दें स्क्वायर कर दें। ठीक है, ये डी है,
प्लस में आप क्या करेंगे, इक्विलेटरल 3/4 इंटू क्या करेंगे, आप साइड का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, 1/2 आपको दे रखा है, डायगोनल कितना दे रखा था आपको, 32 दे रखा था ना, तो 32 इंटू 32 कर देंगे, प्लस में कितना कर देंगे, √3/4 इंटू कितना कर देंगे 8, क्योंकि यहां पर 8 सेंटीमीटर आपको बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल का दे रखा है। अब गाइस आप कॉमन भी निकाल सकते हो, देखो 8 कॉमन निकाल लो, लेकिन मैं आपको कभी भी ऐसी परेशानी में नहीं डालने वाला हूं, तो घबराइए मत, आप ये लिख सकते हैं 16 इंटू 32 करेंगे तो कितना होता है 512 होगा। यहाँ पर √3 का मतलब 1.732 इंटू 16 हो गया। क्लियर, अब आप इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं, सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास 500 कितना हो गया 12, और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपके पास 16 दूना 32, 3 बच गया, 16 48, 3 51, 5 बच गया, 16 7 112 और 5 117, 11 बच गया, 16 1 16 और 11 27 हो गया। क्लियर, तो 3 छोड़कर लगा दीजिए, ये आपके पास 512 हो गया, इन सबको जोड़ दीजिए, आपका कितना आंसर आ गया। क्लियर, यार डीडीएफ भी लगा के कर सकते हो, पीछे आई थिंक आपको मालूम है कि 2 ही आएगा भाई, या तो ऑप्शन नंबर आपका देखो पहला है या आपका ऑप्शन नंबर 3 है। पहले की बात करें तो 9 आप रीड करवाना चाहता हूं, मैंने आंसर यहां पर निकाला, नोट करें कि 512 प्लस में 1.732 और इंटू आप क्या कर देंगे 16। अगर मेरे प्यारे बंधुओं आपको मल्टीप्लाई नहीं आता, डीडीएफ कर लीजिए, 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, प्लस 7 और 2 9 बराबर 4 हो गया, 4 इंटू 7 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 28 हो गया, 28 का मतलब कितना होता है 8 और 2 10 बराबर 1 हो गया, 8 प्लस 1 जोड़ेंगे 9, इसका मतलब हो गया कि जिसकी यूनिट वैल्यू 9 बनेगी मतलब 0 बनेगी, वही आपका आंसर होगा। और तुम्हें ये भी पता है कि पीछे देखो 7 1 पॉइंट, देखो इतना आंसर तो आएगा ही आएगा श्योर, या तो ऑप्शन नंबर पहला होगा या ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब आप चेक कर लीजिए, देखो ये देखो 9 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, ये 9 से 9 कैंसिल हो गए, 5 और 3 8 और 1 9 कैंसिल होगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है। यार आप हजारों मल्टीप्लाई हजारों आंसर कर सकते हो, यही मेरा तरीका है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज 20% एंड 25%, व्हाट परसेंट इट्स एरिया एंड रिजल्टिंग ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, रेक्टेंगल कितने परसेंट बढ़ेगा, तो आपने क्या कर देना है कि a इंटू बी, यहां कर देंगे a इंटू बी अपॉन में 100, यानी a प्लस बी इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 55 और कितना हो गया, देखो इन दोनों को 50 करेंगे और प्लस में करेंगे 3 दूनी 6, तो आपके पास 56% हो जाता। लेकिन यहां पर वही तरीका मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया और 20 और कितना है 25% है, तो आप कर देंगे 20 25 और 20 इंटू 25 अपॉन में 100। ठीक है, जरा इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 45, और आप इधर करेंगे देखो 5 4 और कितना हो गया 5, तो इसका मतलब हो गया 5 50% आपका आंसर आ गया। जस्ट डू, यानी आपको लॉन्ग प्रोसेस से नहीं सीखने हैं। अगर आप मैथ्स गिल्ज मेंटोर से कर रहे हो तो आप यहीं से प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको मेरे सारे मेथड्स अच्छे समझ में आ जाएं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना एरिया है, ठीक है, एल्टीट्यूड आपने फाइंड करना है। एल्टीट्यूड का मतलब आप सबको मालूम है कि यहाँ 25/36 दे रखा है, दोनों का स्क्वायर रूट कर दीजिए, 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, ये दोनों सेम आ गए, ठीक है, दायरा इसको 6/5 कर लीजिएगा। चलो ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपको एरिया दे रखा है, तो आई थिंक एरिया स्क्वायर रूट में होता है। स्क्वायर रूट की वैल्यू जब आपको बेसिक तरीके से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लेंथ द 3 मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। 3 मीडियन ऑफ ट्राइंगल मतलब ये हो गया कि आपके पास इस प्रकार से यूं है, 3 मीडियन है, ठीक है, इस मीडियन इसके अंदर कर दीजिएगा, एक का 9 है, दूसरा 12 है, तीसरा 15 है, इसका एरिया बताना है। और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ ए राइट एंगल आइसोस्केल ट्राइंगल 5 सेंटीमीटर एंड एरिया विल बी, तो इसका एरिया बताना है आप सबने। और गाइस मैं चाहता हूं कि ये दोनों, ये क्वेश्चन भी आपने करना है और इससे पहले वाला भी आपने करना है, दोनों के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी प्रकार से हम लोग रिपीट करते चलेंगे और आगे बहुत ज्यादा हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आपका बेस तैयार हो जाए, और आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, एंड थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।